नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 45 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 44 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे और आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कल्प सूत्रों में, वेदों में, उपनिषदों में या फिर पुराणों में। चलिए ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कर्म कांडों के बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कल्प सूत्रों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कर्म कांडों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कल्प सूत्रों से प्राप्त होती है दोस्तों। कल्प आप जानती हैं, कल्प जो है वेदों के जो 6 अंग हैं, यानी कि जो वेदांग हैं। ठीक है, तो वेदांग आप जानती हैं, वेदों के जो 6 अंग हैं, वेदांगों में से एक है दोस्तों कल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप जानती हैं जैसे उपनिषद है, उपनिषद हमें, उपनिषद जो है किस पर आधारित होता है, किस पर केंद्रित होता है उपनिषद? दार्शनिक ज्ञान पर केंद्रित होता है उपनिषद। ठीक है, उसी प्रकार कल्प सूत्र जो है ये अनुष्ठानों के व्यवहारिक नियमों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन चुने। तो यहाँ पर आपको जो है असत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। देखिए पहला कथन क्या है? धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था। धर्म सूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे या फिर धर्म सूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? कौन सा यहाँ पर गलत कथन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्मसूत्र जो है शहरीकरण के पक्षधर थे, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो धर्मसूत्र है दोस्तों, धर्मसूत्र शहरीकरण के विरोधी थे दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है दूषित मानते थे, यानी कि शहरीकरण को क्या मानते थे? दूषित मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, धर्म सूत्रों के अनुसार दोस्तों राजा कानून का निर्माता नहीं बल्कि वेदों और परंपराओं द्वारा स्थापित कानूनों का केवल रक्षक था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इनमें ग्रामीण जीवन की प्रशंसा की गई है और ब्राह्मणों के लिए शहरों के निवास को जो है आध्यात्मिक पतन का कारण माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। याद रखेंगे धर्मसूत्र जो है शहरीकरण के विरोधी थे और इसे दूषित मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया था। चलिए आंसर कीजिए। आपको आंसर करना है उदयगिरी शिलालेख जो है किसने इसको अंकित करवाया था। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, सनाकानिक, आम्रकरदव या फिर ध्रुवभूति। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उदयगिरी शिलालेख आपको ध्यान में रखना है, उदयगिरी शिलालेख कहाँ है? ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। उदयगिरी शिलालेख है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसमें स्थित है दोस्तों शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख। ठीक है, और पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल का ये शिलालेख है। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है दोस्तों ये शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख, ध्यान रखेंगे इसको। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किसने इसको अंकित करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सनाकानिक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दोस्तों बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। उदयगिरी शिलालेख जो है किससे संबंधित है पूछा जाता है, ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ पूछ लिया जाएगा कि जो उदयगिरी शिलालेख है ये मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं में स्थित है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका अंकित किसने करवाया तो उसको ध्यान में रखेंगे, सनाकानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त तथा देवर्षि की उपाधियां धारण की थी। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको दोस्तों किसने जो है ये उपाधियां धारण की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, देवराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। देवगुप्त की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और देवर्षि की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी दोस्तों। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों आप जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है किसके नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ठीक। तो गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज, देवगुप्त तथा देवर्षि जैसी विशिष्ट उपाधियां धारण की थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है जो देवराज की उपाधि धारण की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सांची के अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा किस अभिलेख में इनको जो है देवराज कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इनको देवराज कहा गया है सांची के अभिलेख में, ठीक है। सांची के अभिलेख में कहा गया है, ठीक है, ठीक। तो इसको मैं ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और उनके शासनकाल को आप जानती हैं, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग जो है किसके काल को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, स्वर्ण युग, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसने कहा भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न ही किसी का बुरा सहन करते। तो ये किसने कहा है आपको बताना है, जस्टिन, प्लेपनी, प्लूटार्क या फिर मेगस्थनीज। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको पूछा गया है, ये किसने कहा है कि भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न ही किसी का बुरा सहन करते। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेगस्थनीज, ठीक है। किसने कहा है, ये मेगस्थनीज ने कहा है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ये किसने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, मेगस्थनीज ने कहा था। मेगस्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था दोस्तों मेगस्थनीज। और इसने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनकी एक है दोस्तों, जो कई बार पूछा जाता है, क्या है, इंडिका, क्या है, इंडिका है इनकी पुस्तिका, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ये चीज़ें कही हैं दोस्तों, ठीक है। भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न ही किसी का बुरा सहन करते हैं। तो ये किस में है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ये कहा है दोस्तों, ठीक। और वह चंद्र, आप ये भी जानते हैं कि जो आपका मेगस्थनीज है ये पूछा जाता है कि ये किसके जो है उसमें आया था, किसके दरबार में आया था दोस्तों ये, ठीक है। तो मेगस्थनीज आया था किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के उसमें आया था, ठीक है। किसके उसमें आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों ये आया था और ये किसका दूत था, ये पूछा जाता है। तो आप जानते हैं मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं, किसने कहा है ये, ठीक है, और किस में कहा गया है, इंडिका में कहा है, ठीक है। और मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था दोस्तों, ठीक है। और आप जानती हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, और यहाँ पर जो है दास प्रथा के न होने का उल्लेख भी मेगास्थनीज ने किया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया? चलिए आंसर कीजिए। लिच्छवी गणराज्य को किसने समाप्त किया पूछा गया है। बिंदुसार, बिंबिसार, कालाशोक, अजातशत्रु। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? लिच्छवी गणराज्य को दोस्तों किसने जो है इसको समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य को मगध के शक्तिशाली शासक अजातशत्रु ने दोस्तों लंबी अवधि के संघर्ष के बाद समाप्त कर उसे किस में मिलाया था? मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मगध, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि लिच्छवी गणराज्य को मगध में किसने जो है, मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो ये आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है कि जो अजातशत्रु था दोस्तों, अजातशत्रु ने 2 आधुनिक जो सैन्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया था, ठीक है। ये युद्ध हुआ था जब, यानी कि जो लिच्छवी गणराज्य को जब पराजित किया था अजातशत्रु ने, तो कौन कौन से 2 जो है आधुनिक सैन्य यंत्रों का प्रयोग किया था? तो ये पूछा जाता है। पहला याद रखेंगे, रथ मूसल। रथ मूसल, ठीक है, पूछा गया है पहले, इसको ध्यान में रखेंगे। रथ मूसल हो गया, और महाशिलाकंटक। महाशिला कंटक, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इस युद्ध में दोस्तों अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे आधुनिक सैन्य यंत्रों का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों। 7 है दोस्तों, भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का? आपको पूछा गया है भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा है इनमें से? सीटू, एटक, इटक, एचएमएस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत का दोस्तों प्रथम जो मजदूर संगठन था वो कौन सा था? वो था दोस्तों एटक, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा था? एटक जो है दोस्तों ये पहला मजदूर संगठन है, ठीक है, भारत का, ध्यान रखेंगे। इसका पूरा और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा है? एटक है दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ये पहला जो है दोस्तों क्या था? भारत का पहला जो है मजदूर संगठन था, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अखिल भारतीय मजदूर संगठन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर संगठन,
है, मजदूर संगठन। अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत का जो प्रथम मजदूर संगठन था वो कौन सा था? अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर संगठन था दोस्तों, जिसे हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना पूछा जा सकता है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखेंगे। और किसने की थी इसकी स्थापना? एन.एम. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एन.एम. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूछ लिया जाएगा, जो पहला मजदूर संगठन था भारत का, अखिल अखिल भारतीय मजदूर संगठन, तो इसका पहला अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? तो प्रथम अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? लाला लाजपत राय। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, नोट कर लेंगे, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भारत का जो प्रथम मजदूर संगठन है, इसके बारे में आपको ध्यान में सारी चीज़ें रखनी है। भारत का पहला मजदूर संगठन कौन सा है? तो एटक है दोस्तों। ठीक है, एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना? एन.एम. जोशी के द्वारा की गई। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, तोताए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? आपको यहाँ पर सीधे सीधे बताना है कि अमीर खुसरो जो है ये किसके समकालीन नहीं थे इनमें से। ठीक है, बाकी आप जानती हैं तो तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? किसके समकालीन नहीं थे? गैसुद्दीन बलबन, गैसुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो किसके समकालीन नहीं थे पूछा गया है। देखिए, बलबन के समकालीन तो थे अमीर खुसरो। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन भी थे। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन भी थे, क्योंकि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन की विजयों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है इन्होंने, खजाइन उल फतह करके। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, अमीर खुसरो जो है ये इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो बलबन से लेकर गैसुद्दीन तुगलक तक, हाँ दोस्तों, इन्होंने 7 से 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, और साथ ही साथ इनको जो है खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक। आपको पूछ लिया जाएगा कि खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय भी जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। अगर पूछा जाए आपको सितार और तबला, ठीक है, इसके आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है अमीर खुसरो को, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था खजाइन उल फतह। खजाइन उल खजाइन उल फतह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, खजाइन उल फतह ग्रंथ किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा किला शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता? तो ये तो मैंने आपको बता रखा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जावली का किला, प्रतापगढ़ का किला, तोरण का किला, या फिर राजगढ़ का किला। चलिए आंसर कीजिए, शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है सबसे पहले कौन सा किला जो है जीता था? बताइए, आंसर कीजिए 9 का।
9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मैंने बताया था आपको, तोरण का किला। तो शिवाजी ने सबसे पहले जो है तोरण का किला जो है जीता था दोस्तों। कब जीता था तो ध्यान रखेंगे 1646 में। ठीक है, 1646 में शिवाजी ने दोस्तों तोरण का किला जीतकर अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तब जो है दोस्तों शिवाजी की उम्र तो कितनी थी पूछा जा सकता है आपको, 16 वर्ष थी। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इन्होंने दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से यह किला जो है छीना था। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी किले के पास इन्होंने दोस्तों फिर अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़। ठीक है, सॉरी राजगढ़। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, राजगढ़ थी ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, तहकीक हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है। तो आपको बताना है तहकीक हिंद जो है ये किसकी रचना है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अलबरूनी, बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी या फिर खाफी खां। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का। तहकीक हिंद दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तहकीक हिंद, जिसे हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं तहकीक हिंद को, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब बताइए किसका है दोस्तों ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों, अलबरूनी की आप सभी जानते हैं। ठीक है, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति जो है अलबरूनी द्वारा दोस्तों लिखा गया है इसको। और आपको पूछ लिया जाएगा कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो है इसको किस भाषा में लिखा है। ठीक है, भाषा क्या है। ठीक है, तो ये किस भाषा में लिखा है दोस्तों अलबरूनी ने, अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी आप जानते हैं अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था दोस्तों। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों इस पुस्तक में किताबुल हिंद में दोस्तों अलबरूनी ने क्या किया है, किताबुल हिंद में तत्कालीन भारत के धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्र, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों अलबरूनी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया, भारत की धन संपत्ति की लूट में परिमाणित और चिरस्थायी सांस्कृतिक छाप छोड़ी, या फिर भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया। तो आप जानते हैं दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इनने जो आक्रमण किए दोस्तों, इनके आक्रमणों ने दोस्तों क्या किया बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय नरेशों की सैन्य और रणनीतिक दुर्बलता को उजागर किया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने प्रमुख रूप से भारतीय नरेशों की सैन्य और रणनीति दुर्बलता को उजागर किया। इन आक्रमणों ने स्पष्ट किया कि भारतीय जो शासक हैं दोस्तों वो एकता के अभाव और परंपरागत युद्ध शैलियों के कारण संगठित विदेशी आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गजनवी दोस्तों, जो महमूद गजनवी था, इसका मुख्य उद्देश्य आक्रमण का क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, धन लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। और मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की शासन की आधारशिला इन्होंने रखी थी। ठीक है, तुर्की शासन की आधारशिला। ठीक है, तुर्की शासन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, आधारशिला। तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी है। इनने कौन कौन से आक्रमण किए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी से, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। 12 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी
1296 ईस्वी में अपने चाचा एवं संरक्षक की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। निम्न में से कौन उसका संरक्षक था? तो यहाँ पर पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षक कौन था जिसकी हत्या करने के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। तो ऑप्शन देखिए, जलालुद्दीन फिरोज, नसरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षक कौन था? उसका सगा चाचा था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी आप जानते हैं दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की थी। खैर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है क्या किया था, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी अगर आपको पूछा जाएगा तो कब की थी बताइए? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, कब की थी? और उसके बाद 1290 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता में बैठा था। ठीक है, 1290 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और ये आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने देवगिरी के अभियान से जो धन इकट्ठा किया था, तो उसके बाद जो है उसने दोस्तों फिर क्या किया था? उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अलाउद्दीन ने स्वयं को जो है क्या कर दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षक उसका सगा चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसकी हत्या करने के बाद दोस्तों ये फिर सुल्तान बना था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आपको बताना है, नीचे विदेशी यात्रियों के बारे में आपको दिया गया है, यहाँ पर बताना है आपको जहांगीर के शासनकाल में कौन भारत आया था। चलिए आंसर कीजिए, फादर एंथोनी मॉसरेट, फ्रांसिस्को पेलसार्ट, निकोलो मनुची, फ्रांसिस बर्नियर। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था इनमें से? तो इस प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसार्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को पेलसार्ट जो है दोस्तों ये एक डच यात्री था। ठीक है, डच यात्री, और किसके शासनकाल में ये आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य जो है जैसे निकोलो मनुची है, आपको पूछ ले रहेगा निकोलो मनुची जो है किसके शासनकाल में ये था दोस्तों, किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे, निकोलो मनुची और फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, ये दोनों आए थे दोस्तों, किसके उसमें आए थे? औरंगजेब के काल में आए थे। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ फादर एंथोनी मॉसरेट की बात करें तो फादर एंथोनी मॉसरेट जो है ये अकबर के दरबार में आए थे। ध्यान रखेंगे, किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारे ध्यान में रखने। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? फ्रांसिस्को पेलसार्ट आया था। ठीक है, और निकोलो मनुची और बर्नियर जो है ये औरंगजेब के इसमें आए थे, और आपका एंथोनी मॉसरेट जो है ये अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन प्रबल विरोधी था जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन यहाँ पर प्रबल विरोधी था या थे जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 14 का? अकबर की धाई माँ माहम अनगा, अधम खां, जीजी अनगा एवं उसका पति शमसुद्दीन अतक खां, या फिर उपरोक्त सभी। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बैरम खां के पतन में
माहम अनगा, अदम खां और जीजी अनगा सहित दोस्तों हरम दल जो था, ये सभी दोस्तों इन सभी ने जो है भूमिका निभाई थी। बैरम खां के बढ़ते प्रभाव और अकबर पर उनके कठोर नियंत्रण के कारण, ठीक है, अटका खैल नामक गुट उनका प्रबल विरोधी बन गया था। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा इसको, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15। ये तो आपने कई बार कर लिया है अब। ठीक है, मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी क्या है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। साधारण पैदल दस्त, ठीक है, मंजनीक चालक इकाई, प्रशिक्षित सुरक्षा दल, शाही घुड़सवार। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 15 का, तो मैंने कई बार बता रखा है आपको। ठीक है, मुगल सैन्य व्यवस्था में दोस्तों अहदी, अहदी जो है क्या था दोस्तों, ये शाही घुड़सवार सैनिक थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी जो है ये शाही घुड़सवार सैनिक थे, ये सीधे जो है सुल्तान के अधीन होते थे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया था जो ये अहदी सैनिक थे, इनको जो साधारण घुड़सवार थे उनकी तुलना में अधिक इनको वेतन दिया जाता था, और इनको जो है क्या कहा जाता था, शाही घुड़सवार जो सैनिक थे दोस्तों, इनको क्या कहा जाता था, सज्जन सैनिक कहा जाता था। ठीक है, सज्जन सैनिक। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों। 16 है, निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ। तो आपको सीधे सीधे ये पूछा गया है कि किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, चंदवार का युद्ध, या फिर खानवा का युद्ध। यहाँ पर चंदवार यानी कि चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है दोस्तों तोप का प्रयोग जो है किस युद्ध में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, आप जानते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का संगठित प्रयोग किया गया था। किसने किया था तोपों का प्रयोग, बाबर द्वारा। ठीक है, बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने इस युद्ध में दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक दो प्रसिद्ध तोपचियों की सहायता ली थी। ये तोपचियों का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, बाबर के दो प्रमुख तोपची थे। ठीक है, जिसमें नाम आता है उस्ताद अली का, ठीक है, उस्ताद अली, और दूसरा नाम याद रखेंगे मुस्तफ़ा। ठीक है, मुस्तफ़ा। तो इनका सहयोग लिया था दोस्तों बाबर ने, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और आप जानती हैं पानीपत के प्रथम युद्ध, आप जानते हैं इसी विजय के साथ ही दोस्तों भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया। चलिए आंसर कीजिए, जलालुद्दीन, या फिर मुहीउद्दीन मोहम्मद, या फिर नूरुद्दीन मोहम्मद, या फिर जहीरुद्दीन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 का, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मुहीउद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था, मुहीउद्दीन मोहम्मद था दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सत्तारूढ़ होने पर दोस्तों ये आलमगीर कहलाया, और औरंगजेब के नाम से फिर ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, सत्तारूढ़ होने पर, ठीक है, क्या नाम हुआ सत्तारूढ़ होने पर, आलमगीर। ये भी आपको पूछा जाएगा, आलमगीर। ठीक है, किसका नाम है आलमगीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आलमगीर कहलाया दोस्तों। ठीक है, विश्व विजेता कहलाया, और फिर जो है औरंगजेब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और औरंगजेब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगजेब से, अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब समय जो है दोस्तों कम है, तो इससे अच्छा आप ये करें कि अधिक से अधिक जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अकबर के दरबार में कौन सुविख्यात सुलेखक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? चलिए बताइए, अकबर के दरबार में कौन सा लेखक था दोस्तों जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? अब्दुल रहीम खान खाना, मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, ख्वाजा अब्दुल समद या फिर फारूक बेग? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए 18 का? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अकबर के दरबार में कौन सा लेखक था दोस्तों जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी। ठीक है, तो इसको जो है जरी कलम की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है, जरी कलम का मतलब क्या होता है? जरी कलम यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पेन। ठीक है, गोल्डन पेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन अल कादिब कश्मीरी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अकबर जो है दोस्तों, आप जानते हैं कला और साहित्य का महान संरक्षक था, और उसके काल में दोस्तों सुलेख कला यानी कि जो कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफी को बहुत महत्व प्राप्त था दोस्तों। ठीक है, आपने इनके उसमें पढ़ा होगा, अब्दुल समद के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक महान चित्रकार था दोस्तों अकबर के दरबार में, जिसका नाम था आपका अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार था दोस्तों। ठीक है, इसको जो है सिरी कलम की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? सिरी कलम। ठीक है, सिरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, ये आपको पूछा जा सकता है। तो सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी। सिरी कलम का मतलब होता है स्वीट पेन। ठीक है, स्वीट पेन, स्वीट पेन। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, दोनों गोल्डन पेन एंड स्वीट पेन आपको ध्यान में रखना है अकबर के दरबार में। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सिरी कलम किसको कहा जाता है, ठीक है, और जरी कलम किसको कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 का आंसर करेंगे, निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र या पौत्रों का विवाह औरंगजेब की पुत्री पुत्रियों से हुआ? तो यहाँ पर बताना है आपको शाहजहां के किस पौत्रों का पौत्र या पौत्रों का विवाह जो है औरंगजेब की पुत्री और पुत्रों से हुआ था। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सिफिर सिको दारशको का पुत्र, इज्द बख्श मुराद का पुत्र, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि औरंगजेब ने दोस्तों कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने भतीजों यानी कि शाहजहां के पौत्रों सिफिर सिको और इज्द खां का विवाह अपनी पुत्रियों से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 का आंसर करेंगे। 20 है दोस्तों, नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्न में से किस शहजादे से किया था? तो आपको बताना है, नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्न में से किस शहजादे से किया था? ऑप्शन देखिए, खुर्रम, शहरयार, खुसरो, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 20 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का, क्या हो जाएगा? नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह दोस्तों जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से किया था। ठीक है, शहरयार से किया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शहरयार कौन था दोस्तों? ये जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। ठीक है, जहांगीर का छोटा पुत्र। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, चल अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आंसर करेंगे दोस्तों। 21 है, निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया था? ऑप्शन देखिए, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, या फिर मुराद। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में कि शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी जो है किसको मनोनीत किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का?
21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दारा शिकोह। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1657 में अपनी गंभीर बीमारी के समय दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। दारा शिकोह दोस्तों शाहजहां का कौन सा था? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र था दोस्तों दारा शिकोह। और दारा शिकोह के बारे में मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों दारा शिकोह जो था ये उदार और दार्शनिक विचारधारा का था दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 22 का आंसर करेंगे। सिरे अकबर फारसी अनुवाद है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। सिरे अकबर फारसी अनुवाद है किसका? उपनिषद का, रामायण का, महाभारत का या फिर वेद का? बताइए, आंसर कीजिए। ठीक है, सिरे अकबर। ठीक है, सिरे अकबर ये फारसी अनुवाद है दोस्तों। किसका फारसी अनुवाद है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है दोस्तों ये सिरे अकबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिरे अकबर जो है 52 उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद है। ठीक है, फारसी अनुवाद। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको, एक पूछा जाता है तो मैं पहले भी आपको यह बता चुका हूँ। ठीक है, सिरे अकबर जो है ध्यान रखेंगे ये 52 उपनिषदों का फारसी में किया गया अनुवाद है। यह अनुवाद दोस्तों किसने किया था आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सिरे अकबर जो है दोस्तों ये अनुवाद किसने करा था? इसका फारसी अनुवाद किया था दोस्तों, किसने किया था? दारा शिकोह। ठीक है, अभी बात हुई थी ऊपर, दारा शिकोह। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, सिरे अकबर का जो है दोस्तों ये फारसी अनुवाद जो है इसको किसने किया था? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह द्वारा दोस्तों इसको करवाया गया था। ठीक है, इसका अनुवाद करवाया गया था सिरे अकबर का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर कौन था? चलिए आंसर कीजिए। अकबर के शासनकाल में आपको बताना है प्रथम वजीर कौन था। मुजफ्फर खां, ख्वाजा शाह मंसूर, राजा टोडरमल या फिर मानसिंह? क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 23 का? अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर कौन था? तो 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुजफ्फर खां। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे अकबर के शासनकाल में वास्तविक सुधारों के दौर में प्रथम वजीर या दीवान कह सकते हैं, प्रथम वजीर या दीवान। ठीक है, प्रथम वजीर यानी कि दीवान जो है कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 का आंसर करेंगे। निम्न में से किस स्थान पर जो है औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? ऑप्शन देखिए, वारंगल, खुलदाबाग, औरंगाबाद या फिर अहमदनगर? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। आपको पूछा गया है किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ। तो 24 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? तो मुगल सम्राट औरंगजेब का नश्वर शरीर दोस्तों खुलदाबाग में दफनाया गया था। ठीक है, कहाँ दफनाया गया था? खुलदाबाग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, खुलदाबाग कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, खुलदाबाग। तो खुलदाबाग में दफनाया गया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों खुलदाबाग को जो है सूफी संतों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो खुलदाबाग है इसको क्या कहा जाता है? सूफी संतों की घाटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक मिनट, क्या कहा जाता है इसको? सूफी
ठीक है, सूफी संतों की घाटी। सूफी संतों की, आपको सीधे पूछा जा सकता है सूफी संतों की घाटी किसको कहा जाता है, तो खुलदा बाग को कहा जाता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुगल सम्राट औरंगजेब का नस्वा शरीर जो है महाराष्ट्र के खुलदा बाग में ही दफनाया गया था। ठीक, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक, अगला देखिए 25 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर पुस्तकें दी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई, वो बताना है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है इसमें से। ऑप्शन देखिए, पहला खजाइन उल फतह, नूह सिपीहर, नुस्खा ए दिलकुश और देवल देवी खिजर खां। तो आंसर कीजिए 25 का क्या हो जाएगा, कौन कौन सी पुस्तक। एक पुस्तक तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खजाइन उल फतह जो है ये अमीर खुसरो की दोस्तों पुस्तक है, ये तो सही है। ठीक, और बात करें दोस्तों नूह सिपीहर की, तो नूह सिपीहर भी जानते हैं दोस्तों, ये भी जो है किसने लिखा है इसको, इसको भी दोस्तों किसने लिखा है, नूह सिपीहर को अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देवल देवी खिजर खां, ठीक है, देवल देवी खिजर खां ये भी अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों, अमीर खुसरो की पुस्तक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये खुसरो द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों। नुस्खा ए दिलखुश, तो नुस्खा ए दिलखुश दोस्तों ये किसकी रचना है, ये रचना है दोस्तों भीमसेन कायस्थ की। ठीक है, किसकी रचना है, भीमसेन कायस्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, बाकी तीनों जो पुस्तक हैं दोस्तों किसकी हैं, तीनों अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो से दोस्तों आपको जरूर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो को जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं दोस्तों, तो इनकी पुस्तकें सारी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है, नुस्खा ए दिलखुश, ये भीमसेन कायस्थ की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है। इनमें से एक युद्ध है दोस्तों जो बाबर से संबंधित नहीं है, तो आपको आंसर करना है चंदेरी, घाघरा, बिलग्राम, खानवा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो आप जानती हैं बाबर से कौन संबंधित नहीं है, कौन सा, चंदेरी तो बाबर से संबंधित है, आपने पढ़ा है, घाघरा भी और खानवा भी, ये तीनों जो हैं किससे संबंधित हैं, ये तीनों जो है दोस्तों बाबर से संबंधित है। ठीक है, और बिलग्राम का युद्ध जो है दोस्तों ये बाबर के बीच नहीं होता, बाबर और किसके बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध, बताइए। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिलग्राम का आपने पढ़ा है दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था आपको पूछा जा सकता है, तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और किसके बीच हुआ था, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। आपको पूछ दिया जाएगा कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध, और किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो है पराजित किया था। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको बिलग्राम के युद्ध में कौन जीता कौन हारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, यानी कि विजय प्राप्त किसने की, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपने पढ़े हैं दोस्तों बाबर के युद्ध पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था, बताइए। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा था, घाघरा का 1529 में लड़ा था। ठीक है, 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध, और खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। ठीक है, तो ये आपको सारे पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जो बिलग्राम का युद्ध है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कभी आपको पूछ लिया जाएगा,
तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट सारे आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध को आपको पूछा जा सकता है। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? अभी बताया मैंने आपको, 1540 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जल्द दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है अब दोस्तों समय कम है, तो इसलिए जो है जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी के लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।